नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत दोस्तों आज का हमारा अगला क्लास है मनरेगा। मनरेगा के तहत दोस्तों हम इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं, मनरेगा के क्या क्या विशेषताएं हैं और मनरेगा के तहत दोस्तों पारदर्शिता की बात की गई है और उत्तरदायित्व की बात की गई है। इन सभी मुद्दों पर हम प्रशासकीय प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा चर्चा है प्रोजेक्ट उन्नति। भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोग्राम चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट उन्नति। प्रोजेक्ट उन्नति का मनरेगा से क्या ताल्लुक है, अर्थात यह प्रोजेक्ट उन्नति है मनरेगा से क्या संबंध रखता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए क्या कहता है प्रोजेक्ट उन्नति, तो देखिए यह है प्रोजेक्ट उन्नति। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एनजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस 100 दिन या अधिक कार्य कर चुके परिवारों के हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से रेस्टी, डीडीयू, जीकेवाई, केवीके के द्वारा उनकी रुचि के ट्रेड्स का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें रोजगार स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, प्रेरित किया जाता है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2000 हितग्राहियों का प्रशिक्षण लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसके अनुक्रम में माह नवंबर मतलब नवंबर 2024 तक 2762 हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से हितग्राहियों को प्रशिक्षण उपरांत उनकी प्रशिक्षण अवधि के लिए अकुशल श्रमिक की दर से वेज स्टाइपेंड का भुगतान किया जाता है। ठीक, चलिए समझते हैं कंसेप्ट के माध्यम से क्या है और क्या नहीं है। इसके लिए मैं कंटेंट बना के लाया हूं। देखिए क्या, तो प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट उन्नति कहते किसे हैं। तो प्रोजेक्ट उन्नति, पहली बात याद रखना, यह प्रोजेक्ट उन्नति है, यह मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा से संबंधित यह केंद्र सरकार की योजना है, ना कि राज्य सरकार की। ठीक, तो प्रोजेक्ट उन्नति क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, मनरेगा के अंतर्गत 100 या अधिक दिनों, 100 या अधिक दिनों लिख लो यहां, 100 या अधिक दिनों तक कार्य कर चुके गरीब परिवार के सदस्य को, मतलब ऐसे गरीब परिवार जो मनरेगा के अंतर्गत 100 या 100 से अधिक दिनों तक कार्य कर चुके हैं, या तो 100 दिनों तक कार्य कर चुके हैं या 100 से अधिक दिनों तक कार्य कर चुके हैं, ऐसे परिवार के सदस्य को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुफ्त में क्या दिया जाता है, कौशल प्रशिक्षण, उसके स्किल को बिल्ड किया जाएगा। अलग अलग ट्रेड के अनुसार हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन फील्ड में, फिटर के फील्ड में, कारपेंटर के फील्ड में, अलग अलग फील्ड में उसे ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार या स्वरोजगार के योग्य बन सके, उसको रोजगार मिल सके या स्वरोजगार के योग्य बन सके, इसलिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कैसे परिवार को ट्रेनिंग दिया जाता है प्रोजेक्ट उन्नति के तहत, तो दोस्तों याद रखना है, प्रोजेक्ट उन्नति के तहत ऐसे परिवार जो मनरेगा के तहत 100 या 100 दिनों से अधिक कार्य कर चुके हैं, ऐसे परिवार में से किसी सदस्य को, ठीक, किसी भी ट्रेड में, किसी भी उसकी रुचि के अनुसार कोई भी ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए इसका प्रोजेक्ट क्या है। योजना का प्रारंभ कब हुआ था, प्रोजेक्ट उन्नति का प्रारंभ कब हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा वित्तीय वर्ष 2018-19 में। कब हुआ था, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रोजेक्ट उन्नति का शुभारंभ किया गया था। ठीक,
इसके तहत लक्षित लाभार्थी कौन होते हैं, कौन से लाभार्थी को, कौन से हितग्राही को टारगेट किया जाता है जी, टारगेट किया जाता है। ठीक, तो वे परिवार जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 या 100 से अधिक दिनों तक काम किया है, 100 या 100 से अधिक दिनों तक काम किया है, ऐसे परिवार को प्रोजेक्ट उन्नति के तहत टारगेट किया जाता है, लक्षित किया जाता है। मतलब वही हितग्राही हैं, वे ही लाभार्थी होंगे, इसके अलावा कोई भी लाभार्थी नहीं हो सकते। मतलब जो मनरेगा से जुड़े मजदूर हैं वही लाभार्थी होंगे, लेकिन शर्त क्या है, उस मजदूर को 100 या 100 से अधिक दिनों तक मनरेगा के तहत कार्य करना चाहिए, तभी वो इसके तहत पात्र होंगे, अदरवाइज वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जो कार्यान्वयन एजेंसी है, यहां नहीं लिखा हुआ है कार्यान्वयन एजेंसी, मैं लिख देता हूं कहीं, इसके तहत जो एजेंसी कार्य करता है, एजेंसी, कार्यान्वयन एजेंसी बोलते हैं इसको, तो कौन है एजेंसी पूछे तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन, छत्तीसगढ़ ग्रामीण ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका मिशन इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है जी, इंप्लीमेंटेशन बॉडी है, मेन बॉडी यही है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही ये कार्य किए जाते हैं। प्रशिक्षित कौन सा संस्थान इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कौन से संस्थान, तो 3 संस्थान हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो प्रशिक्षण संस्थान मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कौन है, तो एक RSETI है, एक DDU-GKY है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक, और ये आपका कौशल विकास कार्यक्रम KVK कौशल विकास कार्यक्रम, ये 3 इंस्टीट्यूट है दोस्तों जो लाभार्थी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक, ट्रेड का चयन कौन से फील्ड में, कौन से ट्रेड में वो प्रशिक्षित प्राप्त कर सकता है, ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है, तो दोस्तों यह हितग्राहियों की रुचि के अनुसार होगा। हितग्राही का रुचि क्या है, अर्थात उस लाभार्थी का रुचि क्या है, इलेक्ट्रिशियन में रुचि है क्या, फिटर में रुचि है क्या, कारपेंटर में रुचि है क्या, जिस फील्ड में उसको रुचि होगा उसी के अनुसार उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, वित्तीय वर्ष, अभी ना वित्तीय वर्ष मतलब पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य था 2000 हितग्राहियों को, 2000 हितग्राहियों को ट्रेनिंग देना, यह लक्ष्य रखा गया था। लेकिन नवंबर 2024 तक, ये डेटा याद रखना है, नवंबर 2024 तक प्रगति क्या हुआ, 2762 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया, मतलब लक्ष्य से ज्यादा हितग्राहियों को ट्रेनिंग दिया गया है। लक्ष्य 2000 का था लेकिन ट्रेनिंग 2762 हितग्राहियों को दिया गया, मतलब लक्ष्य से ज्यादा व्यक्तियों को, ज्यादा लाभार्थियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है प्रोजेक्ट उन्नति के तहत। ठीक, प्रोत्साहन क्या है, इसके तहत क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, तो प्रशिक्षण के दौरान मान लो कोई लाभार्थी ट्रेनिंग में गया है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान उसे वेज स्टाइपेंड दिया जाता है, वेज स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड, कैसे स्टाइपेंड, तो वेज स्टाइपेंड मजदूरी दर से भुगतान किया जाता है। मनरेगा में जो मजदूरी दर है उसी मजदूरी दर से जितने दिन वो ट्रेनिंग करेगा उसे भुगतान किया जाएगा, तो वेज स्टाइपेंड बोला गया है, हिंदी में इसको मजदूरी दर बोलते हैं जी, मजदूरी दर प्रदान किया जाएगा उस लाभार्थी को। यह रहा दोस्तों आपका प्रोजेक्ट उन्नति, प्रोजेक्ट उन्नति। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे मिशन अमृत सरोवर, उससे थोड़ा हम इसके थ्योरी सेक्शन को पढ़ लेते हैं, थ्योरी सेक्शन क्या कहता है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो देखिए थ्योरी सेक्शन क्या कहता है इसका, यह है मिशन अमृत सरोवर क्या कहता है, देखिए मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार न्यूनतम 1 एकड़ क्षेत्रफल, याद रखना है 1 एकड़ क्षेत्रफल, मिनिमम 1 एकड़ क्षेत्रफल एवं 10,000 घन मीटर जल धारण की क्षमता, मतलब 10,000 घन मीटर जल को धारण कर सके। ठीक, ये डेटा याद रखना है, 10,000 घन मीटर जल धारण क्षमता की, 1 एकड़ के आसपास ना,
कि अमृत सरोवर निर्माण हेतु प्रति जिला में कम से कम एक जिला में निर्धारित लक्ष्य कितना है, तो 75 सरोवर, एक जिला में 75 सरोवर का निर्माण करना है। सरोवर के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कुल 2902 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को अमृत सरोवर फेज 2 निर्माण हेतु संशोधित दिशा निर्देशिका जारी की गई, जिसके अंतर्गत नवीन अमृत सरोवर निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन निर्धारित मानकों के आधार पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। मिशन अमृत सरोवरों के प्रावधानों का पालन करते हुए नवीन संशोधित निर्देश के अनुरूप अब तक 926 कार्य चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें 182 पूर्ण एवं 383 कार्य प्रगति पर है। ठीक, चलिए अब इसके कंसेप्ट पे आते हैं हम। कंसेप्ट पे आते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए मिशन अमृत सरोवर को हम समझते हैं पहले। मिशन अमृत सरोवर क्या कहता है, देखिए यह है आपका मिशन अमृत सरोवर। पहली बात याद रखना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है जी, ये केंद्र प्रायोजित योजना है और मनरेगा से संबंधित है। ठीक, दो बातें आपको याद रखना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है अमृत सरोवर। क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, मिशन है। हर जिले में, मतलब भारत के हर जिले, प्रत्येक जिले, वहीं छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से प्रत्येक जिले में कम से कम मिनिमम 75 बड़े सरोवरों का, 75 बड़े जलाशयों का, तालाबों का निर्माण, 75 बड़े जलाशय मतलब 1 एकड़ का क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 1 एकड़ का क्षेत्रफल होना चाहिए, मतलब बड़े सरोवर बनाना है 75। इसका जल धारण क्षमता 10,000 घन मीटर होना चाहिए, घन मीटर होना चाहिए इसका जल धारण क्षमता। पढ़ चुके हैं। तो 75 बड़े सरोवरों का निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या पुनरुद्धार कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल को संरक्षण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, रोजगार का सृजन करना है और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो 3 चीजें करना है। तो पहली बात याद रखना, प्रत्येक जिले में कम से कम 75 ना, अधिकतम 75 से ज्यादा हो सकता है, 76, 77, 78, 90, 100 अधिकतम हो सकता है, लेकिन कम से कम प्रत्येक जिले में 75 बड़े सरोवर का निर्माण करना है अमृत मिशन सरोवर के तहत, मतलब मिशन अमृत सरोवर के तहत। ठीक, मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम मिनिमम 75 बड़े तालाबों का 1 एकड़ के क्षेत्रफल में ना, जिसका जल धारण क्षमता 10,000 घन मीटर होना चाहिए, 75 बड़े सरोवर का निर्माण करना है या पुनरुद्धार करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का संरक्षण हो सके, रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार का सृजन हो और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, इसके तहत दोस्तों मैं बात करूं, इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुछ उपलब्धि हैं। लिखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुछ उपलब्धि है, कुछ उपलब्धि, इसको याद रखना है, कुछ उपलब्धियां हैं, इसको आपको याद रखना है। इधर आपको लिखिए मापदंड, मापदंड लिखना है, इधर मापदंड लिखना है और इधर लिखना है विवरण। इधर क्या लिखना है, विवरण लिखना है जी, विवरण। ठीक ठीक, इधर मापदंड, इधर विवरण। लिखिए प्रति जिला लक्ष्य कितना रखा गया है, प्रति जिला लक्ष्य, प्रति जिला लक्ष्य कितना, प्रति जिला लक्ष्य कितना रखा गया है, तो आंसर होगा 75 अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर, 75 अमृत सरोवर। प्रति जिला लक्ष्य कितना रखा गया, तो 75 अमृत सरोवर लक्ष्य रखा गया है। अब तक बने सरोवर राज्य में, अब तक राज्य में कितने सरोवर बन चुके हैं, अब तक राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में बने सरोवर, बने सरोवर कितने हैं, अगर आपसे पूछे अब तक राज्य में कितने सरोवर बनाए जा चुके हैं, तो इसका आंसर होगा 9,902।
नहीं, 2902 है, 2902 सरोवर अब तक बनाए जा चुके हैं आंसर। ठीक, अब इसका इस ना मिशन अमृत सरोवर का फेज 2 16 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया था, पढ़ चुके हैं। 16 अक्टूबर 2024 को मिशन अमृत सरोवर का फेज 2 प्रारंभ किया गया था। तो फेज 2 के तहत चिन्हांकित नए कार्य कितने हैं? तीसरा, फेज 2 के तहत चिन्हांकित नए कार्य, चिन्हांकित नए कार्य कितने हैं? चिन्हांकित नए कार्य कितने हैं? तो आंसर करना है 926 चिन्हांकित किए गए हैं। 926 नए कार्य चिन्हांकित किए गए हैं। ठीक, पूर्ण हो चुके सरोवर कितने हैं? कितने सरोवर बन के पूर्ण हो चुके हैं? तो लिखिए चौथा, पूर्ण हुए सरोवर, पूर्ण हुए सरोवर, पूर्ण हुए सरोवर अगर आपसे पूछे तो 182 लेना है। 182 सरोवर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने सरोवर कार्य प्रगति पर है? कार्य प्रगति पर, कार्य प्रगति पर है। तो कितने सरोवर के कार्य प्रगति पर है पूछे तो आंसर 383 लेना है। 383 के सरोवर के कार्य प्रगति पर है जी। ठीक, धीरा दोस्तों आपका अमृत मिशन सरोवर, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जलदूत ऐप पर चर्चा करेंगे जी। जलदूत ऐप, चलिए जलदूत ऐप पर चर्चा करते हैं। ये रहा जलदूत ऐप। तो जलदूत ऐप भी आपके मनरेगा से संबंधित है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए पढ़िए इसको। जलदूत ऐप भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2022, 19/9/2022, 29/9/2022 ना, 19 नहीं, 29/9/2022, 29 सितंबर 2022 को जलदूत ऐप का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम में ना 2 से 3 खुले कुओं का, 2 से मतलब प्रत्येक गांव में 2 से 3 खुले कुओं का जल स्तर नापकर अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी सहित ऐप में अपलोड, मतलब जलदूत ऐप में अपलोड किया जाता है। ऐप में अपलोड किया जाता है। वित्तीय